Hello students, welcome to our new lecture number 1 based on the topic chemical kinetics। तो आज से आप लोगों का पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है केमिकल काइनेटिक्स का। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आपको। क्लास 12th का ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जो कि 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन जेई और नीट दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसा कि आप जानते ही हैं न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे लेवल के आते हैं, तो अपने को न्यूमेरिकल्स प्लस कांसेप्ट इन्हीं दोनों चीजों पे फोकस करना है। थ्योरी नाम का बहुत कम ही होता है, ना के बराबर होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स में आखिर कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनसे क्वेश्चन हम ज्यादा आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम वही टॉपिक्स उठाएंगे क्रैश कोर्स की अपनी इस क्लास में जिसमें से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिन टॉपिक्स से। तो वो टॉपिक्स जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन पे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी जेईई मेन में भी आ जाते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन के बाद मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ही हमारे सिलेबस में है। और इसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पैरेलल रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आर्हेनियस थ्योरी, जेईई 2017 जेईई एडवांस में कोलिजन थ्योरी पर भी बेस्ड क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन है कोलिजन थ्योरी, थोड़ा थ्योरेटिकल है, उसको भी हम लास्ट में थोड़ा सा टच कर लेंगे, बट अपने को आर्हेनियस तक ही मेन पढ़ना है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिकल काइनेटिक्स। नीट में न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं आता और जेईई में न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा पोर्शन है, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक ही जैसा है। फिजिक्स में भी आपको बताया जाता है, ओके, क्योंकि वही कॉमन टर्म्स हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं वही केमिस्ट्री में यूज होते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, केमिकल काइनेटिक्स। हेडिंग डाल देंगे आप मेरे साथ। तो सबसे पहला है हेडिंग इसमें रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली हेडिंग है रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे डिफाइन होता है? तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product per unit time interval change is called rate of reaction। तो अपने पास रेट का फॉर्मूला आ गया। रेट इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल चेंज। चेंज इन कंसंट्रेशन को आप बोल सकते हैं डेल्टा सी और टाइम इंटरवल चेंज को मैं बोलूंगा डेल्टा टी। तो रेट आर इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल चेंज, ओके। तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ रेट। तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी? अब कंसंट्रेशन की तो हो जाएगी मोल पर लीटर, ओके। और टाइम इंटरवल चेंज के लिए हो जाएगा टाइम इनवर्स। तो ये हो गया मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अब टाइम इनवर्स की जगह आप सेकंड इनवर्स भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई बोलेगा एसआई सिस्टम में बताओ, तो एसआई सिस्टम में कैसे लिखेंगे? मोल, अब लीटर को आप एमएल में कन्वर्ट करोगे और एमएल ही सीसी है सेंटीमीटर क्यूब, तो आप यहां लिखेंगे मोल मीटर की पावर -3 सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा एसआई यूनिट, ओके। अब रेट दो टाइप के होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो मैंने आपको बता दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, okay, of reactant and product in a given time interval change is called rate of reaction। रेट दो टाइप के हैं, कौन कौन से?
एक तो होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे एवरेज नाम से ही समझ में आ रहा है कि टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम इंटरवल चेंज। तो यहां पर रेट का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम इंटरवल चेंज। ओके, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट में क्या लगता है? तो इंस्टेंटेनियस रेट में डेल्टा सी बाय डेल्टा टी में लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे पता है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जाके अगर हम रेट देखेंगे, जैसे कोई रिएक्शन 10 मिनट चली, तो अब टोटल टाइम इंटरवल चेंज कितना है? 10 मिनट, और 10 मिनट में टाइम t बराबर 0 पे कंसंट्रेशन कितना था और टाइम t बराबर 10 मिनट पे कंसंट्रेशन कितना था, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो आ जाएगा नेट चेंज इन कंसंट्रेशन, तो वो हो जाएगा एवरेज रेट। लेकिन उस 10 मिनट जो रिएक्शन चली, अगर उसमें मुझे बोला जाए कि 5 मिनट 25 सेकंड पे आप बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जाके मुझसे पूछा जाता है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इंस्टेंटेनियस रेट। और रेट ऑफ द रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये रेट बन जाएगा वेरी स्मॉल इंटरवल टाइम चेंज पे, तो वेरी स्मॉल के लिए हम डिफरेंशियल पार्ट डी यूज करेंगे, तो डीसी बाई डीटी बन जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए डीसी बाई डीटी चलता है और एवरेज रेट के लिए डेल्टा सी बाई डेल्टा टी चलता है। यहां तक आप नोट कर लीजिए। चलिए आपको एवरेज रेट और थोड़ा डिटेल में बताता हूं। एवरेज रेट फॉर्मूला तो आपने समझ ही लिया, रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। मैंने कहा आपसे रेट ऑफ द रिएक्शन हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो फिर हमें रिएक्टेंट में तो पढ़ाया जाता है माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी और प्रोडक्ट में पढ़ाया जाता है प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। इसको समझने के लिए आप क्या करो, एक रिएक्शन भी ले लो, एक एग्जांपल ले। ए ने दिया प्रोडक्ट, टाइम t बराबर 0 पे इसका कंसंट्रेशन C था, तब तो इसका कोई कंसंट्रेशन ही नहीं था। टाइम t इज इक्वल टू t1 पे इसका कंसंट्रेशन हो गया C1 और इसका हो गया C1 डैश, और इसी तरीके से टाइम t2 पे इसका कंसंट्रेशन हो गया C2 और इसका हो गया C2 डैश। तो अब मुझे एवरेज रेट रिएक्टेंट का लिखना है। एवरेज रेट रिएक्टेंट का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहां पर मैं रेट ऑफ रिएक्टेंट अगर लिखता हूं, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट के लिए मुझे क्या लिखना है? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ओके, तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी में C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, ये आ जाएगा, और यहां माइनस लगा देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा माइनस लगाते हैं। और अगर मैं यहां पर रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्टेंट था और ये रेट ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्यों लग रहा है माइनस और क्यों नहीं लगता है प्रोडक्ट में। तो यहां पर प्लस में चलता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा? C2 डैश माइनस C1 डैश अपॉन T2 माइनस T1। यहां पॉजिटिव होता है रेट ऑफ रिएक्टेंट, है ना? इसको ग्राफिकली समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, तो मैं इधर इरेज कर दे रहा हूं। अब इस बात को आप ग्राफिकली समझो। तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, और दूसरा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो जरा रिएक्टेंट पे ध्यान दीजिए। टाइम t बराबर 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो रिएक्टेंट की अगर मैं बात करूं तो टाइम t बराबर 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा।
ठीक इसी तरीके से प्रोडक्ट की बात करूं तो टाइम t बराबर 0 पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, 0। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा। अब यहां पर किसी t1 टाइम पर कंसंट्रेशन हो गया c1 और किसी t2 टाइम पर, टाइम तो हमेशा इंक्रीज ही करेगा, कंसंट्रेशन हो गया c2। तो यहां पर जब रेट पढ़ेंगे जो कि डेल्टा c बाई डेल्टा t होता है, तो वो डेल्टा की जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो वो डेल्टा की जगह पर आप लिखेंगे फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस t1। अब देखिए t2 माइनस t1 कैसा है, पॉजिटिव, और c2 माइनस c1 कैसा है, तो c2 इतना और c1 इतना, तो c2 माइनस c1 करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, ये नेगेटिव c2 माइनस c1 आपको क्या बता रहा है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, डिक्रीज। ओके, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव यूनिट है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये टर्म आपको बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। और सही बात है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो डिक्रीज हो गई। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसीलिए यहां पर एक्स्ट्रा माइनस साइन यूज कर देते हैं। तो माइनस साइन यूज करने से क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो ये माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी हो जाएगा रेट। अब समझ में आ गया? चलिए प्रोडक्ट वाले में देखते हैं। टाइम t1 पे ये कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा c1 डैश, और t2 टाइम पे ये हमारा कंसंट्रेशन आ गया c2 डैश। तो यहां पर आप देखेंगे कि टाइम के जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। तो जब आप यहां रेट का फॉर्मूला लिखेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो रेट इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, C2 डैश, यहां पर भी डेल्टा C बाई डेल्टा T आएगा, लेकिन यहां पॉजिटिव आएगा। अब वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, पॉजिटिव लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया C2 डैश माइनस C1 डैश अपॉन T2 माइनस T1। तो C2 डैश माइनस C1 डैश एक ऐसी यूनिट है, तो C2 डैश माइनस C1 डैश एक पॉजिटिव क्वांटिटी, और टाइम तो इंक्रीज ही हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब डेल्टा C बाई डेल्टा T पॉजिटिव ही रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, ये बात सही है टाइम के बढ़ने से, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर मॉड दिया, तो यहाँ तक नोट कर लेंगे। ये रेट ऑफ रिएक्टेंट के बारे में था, और ये रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ प्रोडक्ट। एवरेज रेट समझ में आया आपको? अब एक स्टेटमेंट आप लिखिए, क्या पूरे प्रोसेस में थ्रू आउट रेट आपको कांस्टेंट दिखा? नहीं, यहां लगातार डिक्रीज करता जा रहा है, यहां लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। ओके, तो नोट करके स्टेटमेंट लिख लेंगे, द रेट ऑफ द रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन in a chemical reaction is not constant throughout the process, is not constant throughout the process. Rate of reactant continuously decreasing and rate of product continuously increasing. तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। एवरेज रेट के बाद अपने को पढ़ना है इंस्टेंटेनियस रेट। हेडिंग डाल देंगे इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखिए इंस्टेंटेनियस रेट मैंने आपको पहले ही बता दिया, एवरेज रेट का मतलब कंप्लीट टाइम ऑफ रिएक्शन के अंदर चेंज इन कंसंट्रेशन, और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जाकर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को पता करना है। तो लिख लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इंटरवल, at any particular instant of time interval. तो rate
इंस्टेंटेनियस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, जो कि रेट हमारा पॉजिटिव होगा, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो ये रेट बन जाएगा डीसी बाई डी। डी का मतलब डिफरेंशियल वाला है, फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज, डीसी बाई डी। ओके, इस बात को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल का यूज करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है, ये आप नोट करेंगे। इस क्वेश्चन से अपने को ये समझ में आ जाएगा कि आखिर इंस्टेंटेनियस रेट निकालते कैसे। तो पहले तो आप यहां तक नोट कर लीजिए और अब ये क्वेश्चन लिख लेंगे आप। A reaction follows the given concentration, concentration यानी मोलैरिटी m से है, and time सेकंड में है, टाइम सेकंड। तो ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, यहां पर y एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, ये मोलैरिटी में है, मोलर है ये सब। ओके, और ये कंसंट्रेशन सेकंड, कंसंट्रेशन हो गया और ये टाइम सेकंड। अब आप देखिए इस ग्राफ में मुझसे 20 सेकंड पे पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए पूरा। द रिएक्शन फॉलोज द गिवन कंसंट्रेशन मोलर एंड टाइम इन सेकंड ग्राफ। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन एट 20 सेकंड विल बी। 20 सेकंड पे रिएक्शन का रेट क्या होगा? तो जरा देखिए 20 सेकंड कहां पर है, तो 20 सेकंड ये रहा, ये 0 20 40 60 80 और 100 इस तरीके से बना लेंगे, 20 सेकंड का गैप देंगे। और इसी तरीके से यहां पर भी 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ओके। 20 सेकंड में मुझसे पूछा जा रहा है रिएक्शन का रेट, ये गिवन है आपको, ये ब्लैक वाला कर्व आप देख रहे हैं, इसको कर्व के फॉर्म में बना लीजिएगा पूरी तरह से। ओके, 20 सेकंड में मुझसे पूछा जा रहा है रिएक्शन का रेट क्या है, तो रेट t बराबर 20 पर कैसे निकालेंगे? तो यहां पर देखिए 20 सेकंड वाले पे ऊपर जाएंगे और यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट भी आपको क्वेश्चन में बना के दिया गया है, टेंजेंट भी है। अब ये टेंजेंट में देखिए तो 20 सेकंड पे ये y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, तो ये y एक्सिस को कवर कर रहा है 0.3 और 4 के बीच में, यानी 0.35 हो गया, ये 0.35 हो गया। और ये x एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, तो ये 0 सेकंड से लेकर और ये 50 सेकंड तक हो गया। ओके, तो रेट एट t20 पर कंसंट्रेशन कितना आया 0.35 और टाइम इंटरवल में कितना चेंज आया 50 सेकंड। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.7 डिवाइडेड बाय 100, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये बन गया 7 × 10 टू द पावर ऑफ -3 और यूनिट क्या हो जाएगी, तो रेट की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, तो ये हो गया मोलैरिटी और टाइम इनवर्स, तो मोल मोलैरिटी इनटू सेकंड इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो आंसर हो गया अपना 7 × 10 टू द पावर ऑफ -3 मोलर सेकंड इनवर्स। नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से निकालते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और अगर एवरेज रेट की बात आती तो एवरेज रेट कहां से लेकर कहां तक रिएक्शन चली है, तो टोटल टाइम इंटरवल चेंज, टोटल कंसंट्रेशन चेंज, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी लगा। ओके, फिर हमें टेंजेंट की कोई जरूरत नहीं। इंस्टेंटेनियस रेट के बाद नेक्स्ट आते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, अब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ हम दो तरीके से लिखते हैं। एक तो किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेज़ टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। और दूसरा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होता है इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो अभी हम नॉन डिफरेंशियल फॉर्म वाले की बात कर रहे हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है AA BB गिव्स अ प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन, इसका मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्चुअल में रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रिलेशन होता है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप
the relation between rate of reaction and concentration of reactant is actually defined from experimental rate law expression. Okay? तो सपोज ये एक रिएक्शन है जिसमें स्मॉल a स्मॉल b नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, कैपिटल A कैपिटल B रिएक्टेंट है और उससे मिलकर प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ आपने को दे रखा है, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, rate is directly proportional to active mass of A की पावर n। एक्टिव मास आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड एक्टिव मास ऑफ B की पावर n। ये आपको गिवन, और ये क्या है हमारा एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे डिफाइन करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन? तो अगर यही एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर m और B की पावर n। हम इसी का यूज करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम रेट कांस्टेंट बोलेंगे। तो वो A की पावर n B की पावर n हो जाएगा। जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया तो फिर रेट लॉ क्या बताना है यहाँ पर, वो क्या है समझेंगे इसको। एक्चुअल में किसी भी रिएक्शन का रेट, अगर आपको याद हो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to active mass of reactant, ये गुलबर्ग एंड वाली का लॉ है, active mass of reactant raised to the power where stoichiometric coefficient raised to the power where stoichiometric coefficient present in the reaction। तो उस हिसाब से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर A और B की पावर B, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट के एक्टिव मास और उनकी पावर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यानी A और B। तो ये हो गया, तो आ गया R = K, A की पावर M और B की पावर M, सॉरी A की पावर A और B की पावर B। तो अभी लॉ ऑफ मास एक्शन वाली बात चल रही है ना। अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि कंफ्यूजन बनेगा कि यहाँ M और N लिखना है या A और B लिखना है? तो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ अगर ये है तब तो फिर इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन गलत हो गया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कभी गलत नहीं होता। एक्चुअल में हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर वैलिड है। तो जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शन होंगी, एलिमेंट्री रिएक्शन यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि जो 2 स्टेप 3 स्टेप को ऐड करके हम लोग लिखते थे ना, जैसे इनऑर्गेनिक में लिखते हैं तो 2 स्टेप 3 स्टेप की रिएक्शन को ऐड करते हैं, कैंसिल हो जाता है, आखिरी में जो रिएक्शन आती है उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्री रिएक्शन से कंबाइन होकर बनता है। ओके, तो एक्चुअल में लॉ ऑफ मास एक्शन ओनली वैलिड इसके लिए है, एलिमेंट्री स्टेप के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अब आप सोचो कि अगर ये रिएक्शन, ये ऊपर वाली रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो यहां पर A और B ही आएगा। ओके, यानी उस केस में M = A और N = B हो जाएगा। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन वाली कोई बात लगा ही नहीं सकते। ऐसे में अपने को रेट लॉ एक्सप्रेशन को ही देखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग चलना। ओके, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो कह रहा है वही मानेंगे, चाहे वो एलिमेंट्री
एक्सप्रेशन जो कह रहा है वही सही है। यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा है ना, किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के एक्टिव मास या उसको कह सकते हो रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो यहां पर नोट करके लिख लेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन is only valid for elementary reaction, not for complex reaction। किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड है। ओके, अगर ये रिएक्शन हमारी ऊपर वाली है AADB, अगर ये रिएक्शन हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन, if the above reaction is elementary, then n is equal to a, n is equal to b, n a बन जाएगा, n b बन जाएगा, यानी ये और ये एक चीज है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओनली रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो लॉ ऑफ मास एक्शन लगता ही नहीं। ओके, तो ये था नॉन डिफरेंशियल फॉर्म में रेट लॉ लिखना। तो कभी भी कोई बोलता है रेट लॉ के बारे में, तो रेट लॉ इज इक्वल टू, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यही रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, और अगर हमसे कोई बोलता है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप ये कोएफिशिएंट उठा के यहीं पे लिख दोगे। और अगर कोई नहीं बोलता है तो यहां पर जो कोएफिशिएंट आप लिख रहे हो रिएक्शन देखकर, वो रेट लॉ एक्सप्रेशन से मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई तब तो नहीं करेगा और एलिमेंट्री हुई तो कर जाएगा। ओके, तो यहां तक नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन इन डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल फॉर्म में आके रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, इसमें और भी बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए। वो जैसे जैसे टॉपिक आएंगे आगे, जैसे m प्लस n की वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो ये सब अभी जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा हम लोग उस पर फिर बात करेंगे। ओके, अभी हेडिंग डालेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, रेट लॉ एक्सप्रेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। हेडिंग डाल देंगे आप, रेट लॉ एक्सप्रेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। देखिए डिफरेंशियल फॉर्म में रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। आप एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, आप एक रिएक्शन कंसीडर कर लीजिए। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन AA BB CC। मान लीजिए एक रिएक्शन कैपिटल A कैपिटल B रिएक्टेंट है, स्मॉल a स्मॉल b नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, जिससे बैलेंस हो रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसी तरीके से कैपिटल C और कैपिटल D प्रोडक्ट है, और स्मॉल c और स्मॉल d नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को देखकर मुझे रेट लॉ लिखना है। अगर मैं नॉन डिफरेंशियल वाला लिखूंगा जिसमें कि मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं गिवन है, तो मैं इसको एलिमेंट्री मानते हुए अगर इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं नॉन डिफरेंशियल फॉर्म वाला, तो मैं लिखूंगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर a और b की पावर b। ऐसा मैंने मान रखा है कि ये रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री है ना। तो ये कंसीडरिंग द रिएक्शन एलिमेंट्री, तो ये हो गया उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन इन नॉन डिफरेंशियल फॉर्म। इतना तो अभी आपने पढ़ा ही था, लेकिन अब मेरे को रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है डिफरेंशियल फॉर्म में। तो चलिए उसको देखते हैं जल्दी से। तो रेट इज इक्वल टू, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के रेट में क्या रहेगा, नेगेटिव, माइनस में रहेगा। तो माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए बाई डी। और जो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो मोल है, वो डिवाइड है,
क्योंकि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को जो डिफाइन करेंगे, ये टर्म होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ओके, और ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये पर मोल में डिफाइन करते हैं, इसलिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करें, तो ये रेट के बराबर है, इज इक्वल माइनस डी एक्टिव मास ऑफ बी बाई dt इनटू 1/v इज इक्वल, अब देखिए रिएक्टेंट तो फिनिश हो गया, अब प्रोडक्ट को लिखना है। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन डिफरेंशियल वाले में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को लिख लेते हैं, जबकि नॉन डिफरेंशियल वाले में सिर्फ रिएक्टेंट के ही बेसिस पे रेट बताया जाता है, वही रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है। तो प्रोडक्ट वाले में आते हैं, प्लस में आ जाएगा और प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं, dc by dt into 1/c is equal to d कैपिटल D by dt into 1/c। तो ये है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन, नोट कर लेंगे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है इसका मतलब होता है एक्टिव मास, इसका मतलब है एक्टिव मास। इसको कई लोग मोलैरिटी मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट 12th क्लास तक कोएफिशिएंट कुछ लेते नहीं है, तो मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मास तक एक ही बात है, आप ऐसे समझ लो। अप टू क्लास 12 एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन सब एक है, ओके, बट एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा क्या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, लिखने का तरीका दूसरा क्या हो जाएगा वो भी बता देते हैं। और रेट लॉ एक्सप्रेशन आप दूसरे किस तरीके से लिख सकते हैं, तो रेट इज इक्वल, देखिए यहां पर आप एक्टिव मास को क्या बोल रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन, है ना। तो अगर मोलर कंसंट्रेशन बोल रहे हैं तो आप लिखेंगे माइनस डी सी, very small change in concentration dcc by dt into 1/, ये कैपिटल C का मतलब कंसंट्रेशन, तो dc यानी चेंज इन कंसंट्रेशन, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, C का, by dt into 1/, सॉरी a के रिस्पेक्ट में लिखना है तो यहां a लिखेंगे, minus dCA upon dt into 1/, is equal to minus dCB by dt into 1/b, ऐसे लिखेंगे। Very small change in concentration of B with respect to time, और मोल क्या आ जाएंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, डिवाइड और मोल डिफाइन करेंगे, is equal to dCC by dt into 1/c, ओके। तो ये वाला कैपिटल C, ये वाला C, और ये चेंज इन कंसंट्रेशन का C, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, dCD by dt into 1/, ऐसे समझ में आया। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये ज्यादा बेटर वर्ड, ज्यादा बेटर है, क्योंकि कंसंट्रेशन और एक्टिव मास में मैंने आपको बताया थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस भी होता है, तो एक्टिव मास अगर लिखते हो तो बहुत ही अच्छा है, बाकी ये भी लिख सकते हो, 12th क्लास तक कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। चलिए आगे समझते हैं। इसमें ये जो टर्म है माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए बाई डी, इतने को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ओके। इसको भी बोल सकते हैं, और माइनस dB बाई dt, इसको भी बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अच्छा, और यहां पर dC बाई dt, इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, और C और D दोनों प्रोडक्ट हैं, तो वो अपीयर हो रहे हैं, इसी से बना है रेट ऑफ अपीयरेंस, ओके। तो जो चीज रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिसअपीयर, तो उसको बोलेंगे डिसअपीयरेंस, और प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, अपीयर, तो उसको बोलेंगे अपीयरेंस। तो इतने पार्ट को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये, और ये बन जाएगा हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस, ओके, ध्यान रखिएगा। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको शॉर्ट में हम लोग बुलाया करेंगे ROD, और इसको बोलेंगे शॉर्ट में ROA,
रेट ऑफ अपीयरेंस। अगर इसमें मोल को और यूज कर लें तो देखिए वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। ओके, यानी ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसीलिए तो इक्वल लगाया। ओके, तो ये बात मैंने ग्राउंड इनको 4 बार लिखना पड़ेगा, यही पे समझ लो। ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट की यूनिट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की तो कोई यूनिट है नहीं, ये हो गया मोल पर लीटर और ये हो गया टाइम इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये भी यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट है, रेट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। ओके, तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ये भी होगा। ये पूरे में अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज कर लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब इस पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल है, इनको नोट करेंगे और इनको सॉल्व भी करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन नोट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 4NH3 gas plus 5O2 gas gives up 4NO gas plus 6 water। ये भी ऐसे टेस्ट है, पहले तो आप रिएक्शन लिख लीजिए। अब आपको गिवन क्या है, d of NO by dt, यानी ये वाला d of NO by dt, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस 3.6 into 10 to the power -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन का मतलब अपीयरेंस, ओके, एंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, 3 पार्ट ये नोट कर लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, इधर मैं इरेज कर दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो अपने पास 4NH3 plus 5O2 4NO plus 6H2। आप इस रिएक्शन को देखकर इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो, लिख दो जल्दी से। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ अमोनिया बाय dt into 1/4 is equal to minus d of O2 by dt into 1/5 is equal to d of NO by dt into 1/4। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा डिवाइड में रहेंगे, हाँ उसको पहले और आखिरी में कभी भी लिख सकते हो। तो 1/6 d of H2 by dt। ओके, अब आप देखो गिवन आपको है d of NO by dt, यानी ये टर्म रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ROA ये गिवन है आपको d of NO by dt, और ये कितना गिवन है आपको 3.6 into 10 to the power -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब आपसे पूछा क्या गया है, चलो सबसे पहला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो अमोनिया का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहां गया, अमोनिया ये रहा है ना। तो अमोनिया का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो माइनस डी ऑफ NH3 by dt, यही तो हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया एंड ROD ऑफ अमोनिया। ये वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इसमें और इसमें रिलेशन आप देखो, इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, 1/4 1/4 तो कैंसिल हो रहा है, यानी इसी के बराबर हो जाएगा पूरा। तो ये 3.6 into 10 to the power -3 ही आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पहले पार्ट का आंसर आ गया। ओके, सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये रहा, यानी इतना रेट ऑफ अपीयरेंस बोलो या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलो। तो आप देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 वो कितना हो जाएगा, d of H2 by dt। और d of H2 by dt को मैं क्या लिख सकता हूं, तो d of H2 by dt को ये 6/4 यानी 3/2 into d of NO by dt,
जो कि हो जाएगा 3/2 इंटू डी ऑफ एनो बाई डी टी कितना है 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.5 इंटू 3.6 ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये सेकंड पार्ट का आंसर 5.4। थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सिंपल था, किसी से भी निकाल दो, या तो अमोनिया वाले में बाय 4 कर दो या तो NO वाले में बाय 4 कर दो, है ना। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, बाय 4 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू डी ऑफ NO बाई डी टी। आप इससे भी निकाल सकते थे डी ऑफ H2 बाई डी टी बाई 6 कर देते, इसमें बाई 6 कर देते, इसमें बाय 4 कर देते, इस वाले में बाय 5 कर देते लाके, है। तो डी ऑफ NO बाई डी टी कितना है 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाय 4, 4 9 जा 36, तो 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये रेट, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, रेट ऑफ रिएक्शन की भी रेट वही आ रही है, रेट ऑफ अपीयरेंस की भी वही आ रही है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की भी आ रही है। तो रेट ही है ना, तो आंसर तो सेम आएगा, यूनिट तो सेम आएगी, तो यूनिट तो सेम आएगी। ओके आंसर अलग अलग आएगा लेकिन यूनिट सेम आएगा। नोट कर लेंगे पहला दूसरा तीसरा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन लीजिए, अ गैसियस रिएक्शन 2A plus B gives us 2C, 2A plus B gives us 2C, shows a decrease in pressure from 120 mm to 100 mm in 10 minutes. The rate of appearance of C is, rate of appearance बताना है। तो आप फिर से देखो, आपको रेट ऑफ अपीयरेंस का एक्सप्रेशन पहले बना लो और यहाँ पर ये देख लो कि कितना डिक्रीज होता है। तो 2A plus B gives us 2C, है ना। तो पहले तो आप ये प्रेशर का डिफरेंस समझिए, जो डिक्रीज इन प्रेशर कर रहा है 120 से 100, यानी डिफरेंस कितना है 20 का। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो लेट कर लेते हैं कि ये प्रेशर P है, तो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से 2P हो जाएगा और उस हिसाब से ये भी 2P हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये प्रेशर को लेट किया, तो डिक्रीज इन प्रेशर, टोटल डिक्रीज इन प्रेशर वो कितना है, वो हो जाएगा 2P plus E, ये रिएक्टेंट का प्रेशर, और माइनस प्रोडक्ट का कितना आ रहा है 2P, ये था और ये यहां से डिक्रीज होगा तो यहां चला जाएगा, तो 120 से 100 चला गया तो ये 20 आ जाएगा, 2P कैंसिल हो जाएगा, P बराबर कितना हो गया 20। ओके, यानी कि प्रेशर हमारा C का, प्रेशर ऑफ C 2P है तो कितना होगा 40 है। अब रेट ऑफ अपीयरेंस बताना, तो इस रिएक्शन को देखकर रेट ऑफ अपीयरेंस इसका C का क्या निकालोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए माइनस डी सी बाई डी टी कंसंट्रेशन लिखते हैं, एंड कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। जैसे Pv बराबर nRT होता है तो n अपॉन V करेंगे तो C आएगा, तो P बराबर CRT, R और D कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो जैसे आप कंसंट्रेशन लिखते हैं वैसे आप प्रेशर लिख दीजिए। तो प्रेशर में C का प्रेशर कितना आया, C के प्रेशर में कितने का चेंज आ गया आपका 40 और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 10, तो ये आ गया 4 mm मिनट इनवर्स, 4 mm पर मिनट, बी आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, हेडिंग डाल देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर रिएक्टेंट की बात हो रही है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा फैक्टर आता है
प्रेशर। तीसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। अगर मैं चौथे फैक्टर की बात करूं तो वो हो जाएगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। पांचवें फैक्टर की बात करूं तो सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ रिएक्टेंट। और लास्ट सिक्स्थ नंबर का फैक्टर है कैटलिस्ट। तो टोटल ये 6 फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली चीज की कंसंट्रेशन। तो रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। यानी कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नेक्स्ट है प्रेशर। अब आप सोचो प्रेशर कैसे रिलेट करेंगे। तो क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेशन के बढ़ने पर रेट बढ़ता है तो प्रेशर के बढ़ने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट कहां वैलिड होगा। तो प्रेशर कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर गैसियस रिएक्शन। गैसियस रिएक्शन के लिए ही वैलिड होगा। ओके, तो इसका मतलब pressure is directly proportional to rate। अभी हम लोगों ने प्रेशर और रेट पर क्वेश्चन भी किया था। तो रेट ऑफ रिएक्शन पूरा लिख लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ऐसा जनरली ऑब्जर्व है कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस के स्लॉट में रिएक्शन का रेट 2 गुना या 3 गुना बढ़ता है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट एवरी 10 डिग्री सेल्सियस rise in temperature, rate of reaction increases doubled or tripled। ओके, यानी यहां पर भी टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। प्रेशर बढ़ाने से पूरा, कंसंट्रेशन बढ़ाने से पूरा, टेम्परेचर बढ़ाने से। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा स्पेसिफिक नंबर ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। लिख लेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन depend upon a specific number of bond involved in a chemical reaction। Okay, surface area of contact ऑफ द रिएक्टेंट। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सरफेस एरिया के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। वो कैसे? क्योंकि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स भी बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर आप कोई सॉलिड सब्सटेंस का सरफेस एरिया लेते हैं
और उसकी जगह अगर आप पाउडर्ड सब्सटेंस का सरफेस एरिया लेते हैं तो उसी उतने अमाउंट को अगर आप क्रश करके ग्राइंड करके उसको पाउडर्ड फॉर्म में ले आते हैं तो सॉलिड का एक्टिव सेंटर एक था और अब पाउडर्ड में आ गया तो नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर बहुत सारे बढ़ गए और नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर बहुत सारे बढ़ गए, इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। सपोज आप शुगर का एक बड़ा सा क्यूब चाय में डालते हैं उसको मीठा करने के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, और अगर उसके कंपैरेटिवली उतनी ही चाय में अगर आप पाउडर्ड शुगर डालते हैं तो जल्दी कहां रेट ऑफ रिएक्शन कहां ज्यादा होगा, जल्दी रिएक्शन कहां हो रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि पाउडर्ड वाले में ज्यादा हो रही होगी, चाय जल्दी मीठी हो जाएगी उसमें, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स क्या हो गए, ज्यादा हुए, और अब की बार नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स के बढ़ जाने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं rate of reaction on increasing surface area of contact, on increasing surface area of contact, rate of reaction increases. This is due to increase in number of active center. ओके, तो ये चाय वाला बेस्ट एग्जांपल है। कैटलिस्ट में चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, किस तरीके से आपके रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और आपके रिएक्शन के रेट को घटा भी सकता है। जैसे अगर आपने किसी पॉजिटिव कैटलिस्ट का यूज कर लिया तो रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देगा, और अगर आपने किसी नेगेटिव कैटलिस्ट को यूज कर लिया तो रिएक्शन के रेट को घटा देगा। ओके, तो कैटलिस्ट कैन चेंज, तो इसमें लिखेंगे इट कैन ऑल्टर rate of reaction by choosing positive or negative catalyst। इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और अब अपना अगला टॉपिक है रेट कांस्टेंट, तो उसको भी जान लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे रेट कांस्टेंट। ओके, तो ये रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो जैसे फिर से एग्जांपल में एक रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। तो रिएक्शन A plus B gives a product। ओके, अगर इसका मैं नॉन डिफरेंशियल वाला रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता तो R is directly proportional to active mass of A, active mass of B, यही होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब मैं ओपन करूंगा तो R is equal to A active mass of A, active mass of B, ये हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट K is equal to क्या हो जाएगा, R upon active mass of A, एक्टिव मास ऑफ B, ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट। तो कैसे डिफाइन करें रेट कांस्टेंट को, इफ एक्टिव मास ऑफ A and B are considered to be unity, then rate of reaction is equal to rate constant, और रेट कांस्टेंट को वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स वेलोसिटी कांस्टेंट, ये पूरा चैप्टर स्पीड ऑफ रिएक्शन पे तो बेस्ड है, रेट ऑफ कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट।
ओके, तो इफ एक्टिव मास ऑफ ए बराबर एक्टिव मास ऑफ बी बराबर 1, तो रेट कांस्टेंट A इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। नोट कर लेंगे यहां तक। और अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है? एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में कुछ ना कुछ यहां पावर आएंगी और उनका सम ही क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताता हूं आपको। K इज इक्वल टू होता है रेट R अपॉन एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B। तो रेट की यूनिट क्या होती है? तो रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर। रेट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो मोल पर लीटर की पावर 1, और टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, यही तो था। और अपॉन में अब ये कंसंट्रेशन है तो इसकी यूनिट क्या होगी? ये भी मोल पर लीटर। अब सपोज इसकी जो अलजेब्रिक सम होगा यहां पर, उसकी पावर का अलजेब्रिक सम n होता है, जिसमें n को बोल देंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, ओके, तो n को हम ऊपर ले जा सकते हैं मोल पर लीटर। तो जरा देखिए, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस है, और ये हो जाएगा साथ में टाइम इनवर्स। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस है और साथ में आ जाएगा टाइम इनवर्स। ओके, ये हो गया K। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। वो क्या? लीटर पर मोल की पावर n माइनस 1 और साथ में टाइम इनवर्स। जहां पर n क्या है? n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मेंशन कर लीजिएगा। n को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, जैसे अगर आप n की वैल्यू यहां 1 पुट करते हो, तो 1 पुट करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये मोल पर लीटर की पावर तो 0 हो गया, 1 हो गया टाइम इनवर्स, क्योंकि होता है फर्स्ट ऑर्डर में भी, हम आगे देखेंगे भी इसको, है ना। तो नेक्स्ट अगर हम 0 ऑर्डर के लिए अगर इसको समझे तो n की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स 0 ऑर्डर की यही यूनिट आएगी। अभी हम 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब समझ में आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का जनरल एक्सप्रेशन इस तरीके से बन जाएगा, उसकी यूनिट का एक्सप्रेशन। तो आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट जानना चाहते हो तो उसके लिए ये बेस्ट फॉर्मूला है, जो कि आपने यहीं पे समझ लिया। ओके, नोट कर लीजिए। अब बारी आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। अभी ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब अपने को सीखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो एक्चुअल में रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स इनमें से ही हैं, और वो 3 फैक्टर हैं। कौन कौन से? एक तो टेंपरेचर, दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और तीसरा है कैटलिस्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, तो कौन कौन से फैक्टर है? पहला बताया मैंने आपको, टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट, और तीसरा कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। तो इन्हीं 3 चीजों पर डिपेंड करता है हमारा रेट कांस्टेंट। ओके, इनको और नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कंसंट्रेशन, प्रेशर, इन सब पे डिपेंड नहीं करता। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन रेट कांस्टेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड अपॉन रेट कांस्टेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको और नोट कर लेंगे। आज का ये लेक्चर
हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके।